हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे NCERT MCQ1 लीनियर क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में, जो कि विज्ञान की पहली अध्याय है। कौन सा? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? तो पाटल की सहायता से। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार किस आकार का होता है? कीप के आकार का होता है। बीजों के कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं? तो 2 या 3। सीड ड्रिल का उपयोग किस के द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर द्वारा। उर्वरक का उत्पादक कहाँ होता है? तो फैक्ट्रियों में होता है। पौधों में कितना प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? तो 90%। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से होते हैं? तो चेन या पंप, है ना, ढेकली। इसके ड्रिप तंत्र विधि द्वारा पानी कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो पौधों में, बगीचों में और वृक्षों में। किस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है? तो ड्रिप तंत्र। कौन सा वर्ग खरीफ फसल है? तो धान, मक्का, सोयाबीन। खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? तो जून से सितंबर। रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में। बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किस की सहायता से समतल किया जाता है? तो पाटल की सहायता से। हल में लगे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल साधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो मछली से प्राप्त किया जाता है। खरपतवारनाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है। एक ही प्रकार के पौधे को एक बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। गेहूँ क्या है? रबी फसल है। कायिक भागों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो आलू, गन्ना, अदरक। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। चना की फसल है, क्या है? रबी फसल है। उर्वरक है अकार्बनिक लवण। खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? केंचुआ। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो फलीदार फसल। किसके? फलीदार फसल। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन। खरीफ की फसल किस ऋतु में जाती है? तो वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल कौन सी होती है? धान, मक्का, कपास। फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों के प्रथम चरण कौन सा होता है? तो मिट्टी तैयार करना। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो शहद है। क्या है? शहद है। दानों के भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। रेशेदार फसल कपास है। यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की। कौन रबी फसल है? चना। बाजरा किस तरह का फसल है? खरीफ फसल। किस महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर से नवंबर। रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च से अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। कौन सी एक खरीफ फसल है? मतलब कौन जो है सो खरीफ फसल है? तो सोयाबीन। कौन सी मिट्टी, यानी कि मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है? तो पोली मिट्टी। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल। जब
जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियंत्रित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। बीजों का बड़ा पैमाने पर भंडारण किस्में और भंडारण गृहों में किया जाता है जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। तो साइलो। अब हम लोग लें सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। क्या है? सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो कहता है खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है? कौन? खसरा जो है किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो विषाणु के द्वारा। टाइफाइड में विडाल परीक्षण किया जाता है। कौन सी विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो। क्षय रोग किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु के द्वारा। दूषित जल जनित रोग होता है हैजा। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। स्पाइरोगाइरा किसका उदाहरण है? शैवाल का। क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है? शैवाल का। अमीबा और प्रोटोजुआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत। अमीबा किसका उदाहरण है? प्रोटोजुआ का। पैरामीशियम किसका उदाहरण है? तो प्रोटोजुआ का। सल्फर स्रोत से विघटन वायवीय दशाओं एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा। राइजोपस ब्रेड मोल्ड किसका उदाहरण है? तो कवक का। पेंसिलियम किसका उदाहरण है? कवक का। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में किस सूक्ष्मजीव का आवश्यकता होता है? तो जीवाणु का। शैवाल स्पाइरोगाइरा द्वारा होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस के बुलबुले देता है? इसलिए पेस्ट्री, केक इत्यादि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिले जाने के बाद अपने श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि यीस्ट में से क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो किण्वन। किण्वन की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। ब्रेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने किया जो एंथ्रेस रोग का कारण है? रॉबर्ट कोच। हैजा यानी कि घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम के वाहक का उदाहरण है। क्या है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर का। मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है। मादा एडिस। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु वायु के कारण। भिंडी की पीत किसके कारण होता है? विषाणु कीट के कारण। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। पौष्टिकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लुई पास्चर ने। पौष्टिकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडार कर लेते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस पर। किस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है? नाइट्रोजन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके की खोज की थी? तो सन 1978 ईस्वी में। सूक्ष्मजीव क्या है? सूक्ष्मजीव जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्मजीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? कवक। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। किस सूक्ष्मजीव में सजीवों का निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? विषाणु। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। टाइफाइड, हैजा, डायरिया बीमारी किस कीट से होता है? घरेलू मक्खी से। कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट। नींबू कैंकर किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो जीवाणु से। गेहूं का रस्ट रोग किस सूक्ष्मजीव से होता है? कवक से। जीवाणु किस में सहायक होता है? पनीर में, अचार में, खाद्य पदार्थों में।
औषधियों का स्रोत क्या है? जीवाणु और कवक दोनों। औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक कहते हैं। सामान्य प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिजैविक। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यह रोग विषाणु के द्वारा होता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षी करता है। पादप रोग कौन कौन से होते हैं? पादप रोग कौन कौन से हैं? तो नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है? तो पौष्टिरीकरण कहलाता है। लेग्यूम पौधों में किसका स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन का। लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन जीवाणु सहायक होते हैं? तो राइजोबियम होते हैं। मिट्टी में कौन कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं? जीवाणु, नील हरित शैवाल। नाइट्रोजन का संवर्धन किसमें होता है? मृदा में। फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? खाद। रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? तो रोगाणु रोगजनक कहते हैं। बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? एंथ्रेक्स। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक की टीके की खोज की थी? 1798। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है? तो यीस्ट। टीनिया कैपिटिस किस कारक का रोग है? गंजापन का। कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों इन सभी के रस इत्यादि खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देते हैं? तो विषाक्त बना देते हैं। खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? कवक। भोजन को संदूषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक। केवल परपोषी में ही गुणन कौन करता है? विषाणु। कौन सा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं? अमीबा। कार्बनिक अपशिष्ट सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवाणु के द्वारा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की थी? 1857 ईस्वी में। सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर किस रंग की फफूंद को छोटे बीजाणु देखे थे तथा उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं? तो हरा। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा उसका एक संपर्क द्वारा फैलने हैं वे क्या कहलाते हैं? तो संचरणीय रोग। गाय में खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। एंथ्रेक्स मनुष्य में मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? तो परिरक्षक। जैम एवं स्क्वैश बनाने किस रसायनों का उपयोग उन्हें संतुष्ट होने से बचाता है? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। जैम यानी कि जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो चीनी के द्वारा। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है,
क्योंकि उसमें जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या चीज़? जीवाणु। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही यानी कि अधिक से कम कौन सा है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी सजीव का आवश्यक संगठन कौन है? जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन। हम लोग जानेंगे लेसन 3 के बारे में, जो है कोयला और पेट्रोलियम। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ प्रवेधित यानी कि ड्रिल किया गया था? तो पेंसिल्वेनिया में, जो अमेरिका में है। भारत में तेल पाया जाता है कहाँ? असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में। भारत में सबसे पहले 1867 ईस्वी में तेल का पता किस स्थान पर लगा? तो माकुम, जो असम में है। कोक क्या है? तो कोक जो है सो कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पेट्रोलियम, तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? जल के ऊपर। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? डीजल का। मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? रेल इंजन में भाप बनाने के लिए। कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने दाब जाने से कोयला बना था? तो 300 मिलियन वर्ष। कोयला जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? तो 200। कोलतार का उपयोग कहा जाता है, मतलब कहाँ कहाँ किया जाता है? कोलतार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो संश्लेषित रंग, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री वगैरह वगैरह में। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किस का प्रयोग होता है? तो डीजल का। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? समुद्री जीवों से, मृत जीवों से इत्यादि। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? तो 1859 में। प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? तो सीएनजी रूप में। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम क्या है? तो काला सोना। किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? तो वायु में। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? तो कोलतार से। किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? तो उच्च ताप एवं दाब के कारण। कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है? तो कोयला गैस। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? तो जल के ऊपर। कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है? तो कार्बन होता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कौन से उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं? तो कोक, कोलतार, कोयला गैस। प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? परिष्करण के द्वारा। पेट्रोलियम के संगठन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, स्नेहक। कोयले का दूसरा नाम क्या होता है? तो जीवाश्म। घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन में। डैश डैश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, वायु और सूर्य का प्रकाश। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बिटुमेन किसके परिष्करण से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के। कौन संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं होती है? तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य क्या कहलाता है? तो कोलतार कहलाता है।
औषधि, सुगंध और विस्फोटक सामग्री निर्माण में किसका प्रयोग होता है? कोलतार का। किस गैस का उपयोग लंदन और न्यूयॉर्क में प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था? कोयला गैस। ईंधन के रूप में किसका उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों में होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों का पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है? क्या कहलाता है? परिष्करण। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। प्राकृतिक रसायन से प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरक यानी कि यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है? हाइड्रोजन गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर किसके रूप में भंडारित किया जाता है? तो सीएनजी के रूप में। किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है? सीएनजी का। शुष्क धुलाई के लिए विलायक का उपयोग किसका किया जाता है? पेट्रोल का। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? मिट्टी के तेल का। जनित्र के लिए ईंधनों के रूप में किसका प्रयोग होता है? डीजल का। पेंट एवं सड़क निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे लेसन 4 के बारे में जो है दहन और ज्वाला। क्या है? दहन और ज्वाला। तो माचिस की तिल्ली के सिरे पर कौन सा पदार्थ होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो पीला। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। माचिस की तिल्लियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो तीव्र दहन का। मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र नीली लौ से जलता है? तो बाहरी क्षेत्र। ईंधन के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मैग्नीशियम जलकर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश दोनों। कास्ट कोयला कहाँ जलता है? वायु में। जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है तब मोमबत्ती कैसे जलती है? तो निर्बाध रूप से। बारूद में पदार्थ होता है सल्फर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं CO2। हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अपघटित होता है? अपघटन अभिक्रिया से। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग का सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो आग पर नियंत्रण हो जाता है। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण टूटता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कोयले और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का पर्यावरणीय प्रदूषण से बनती है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है क्या है? तो दहन है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस गैस पर ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जल उठता है? तो सल्फर। ईंधन की मात्रा होता है केजे प्रति केजी, है ना? दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन, ताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ होता है ऑक्सीजन। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? LPG। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। तेल में लगी आग को अग्निशामन द्वारा बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड से। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? मंद दहन का।
एलपीजी का जलना एक उदाहरण है तीव्र दहन का। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? बाह्य क्षेत्र। कागज़ के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज़ का कप नहीं जलेगा। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? बाहरी क्षेत्र का। ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? किलोजूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है? तो लकड़ी का संरक्षण। वनोन्मूलन से किस गैस के अवशोषण में कमी आती है जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्मजीव और अजैव घटक। किसके अंतर्गत पादपों, कवक तथा जंतुओं का मूल्यांकन किया जाता है? रेड डाटा बुक के द्वारा। वनोन्मूलन का क्या कारण होता है? कृषि भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना। वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है वर्षा में वृद्धि। मरुस्थलीकरण क्या है? उर्वरक भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है? तो जीवमंडल कहलाता है। वह स्थान जहाँ वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है क्या कहलाता है? चिड़ियाघर। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य होता है? बाघों का संरक्षण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना किसने की थी? मतलब कल्पना जो था किसने किया था? तो सर पीटर स्कॉट ने किया था। वह पुस्तक जिसमें संकटापन जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा बुक। नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या कहा जाता है? तो पुनरावरोपण कहा जाता है। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाता है। वृक्षों की कटाई से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता कम हो जाती है, मृदा अपरदन होता है। किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है? तो IUCN के द्वारा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो प्राणी जात कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? वनस्पति जात कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापन बढ़ता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? दावानल, भीषण सूखा। वन्य जीवन के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र और वन्य जंतु अभ्यारण्य। कौन पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है? पिपरिया अभ्यारण्य। कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है? वृक्ष। कौन सा वन्य जीव संकटापन है? काला हिरन, सुनहरी बिल्ली, हाथी। सागौन का दूसरा नाम क्या है? टिक। कौन पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है? तो भालू। कागज़ का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए कौन सी विशिष्टता होती है? यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुरा। पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पानी जंगल। वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, मृदा का कटाव। बाघ परियोजना को कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। संरक्षण का क्या अर्थ होता है?
तो रक्षण होता है। क्या होता है? रक्षण। वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि करना, घरों व कारखानों का निर्माण करना, लकड़ी का उपयोग करना। पृथ्वी के जो भाग सजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। वनोन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा होता है? तो पौधों और जीवों के लिए। कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है? वायुमंडल में। पौधे को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वनों को समाप्त करने के लिए क्या कहा जाता है? तो वनोन्मूलन किया जाता है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? पौधा, जंतु, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां। पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं? तो वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है? वृक्षारोपण। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र डैश डैश भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण है। वनोन्मूलन विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल है पुनरावरोपण। मरुस्थलीकरण के कारण कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? तो उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। रेड डाटा पुस्तक यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटाग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे जंतुओं में जनन क्या है। जंतुओं में जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कब होता है? तो लैंगिक जनन के द्वारा। द्विखंडन होता है अमीबा के द्वारा। हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा। किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों से क्या बनता है? युग्मनज। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? युग्मनज का। नर युग्मक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? शुक्राणु कहलाते हैं। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण। निषेचन की परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का। निषेचन के प्रकरण में यानी कि स्त्री में माँ के संयोजन होते हैं तो अंडाणु। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। मादा जननांग होते हैं क्या होते हैं? तो गर्भाशय। शुक्राणु कैसा होता है? बहुत सूक्ष्म। कोशिका के सामान्य संघटक किस में पाए जाते हैं? शुक्राणु में। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाता है? गर्भ। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती हैं? 2। अंडप्रजक जंतु कौन से नहीं हैं? बिल्ली। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? जनन, केंद्रक, खंडन। मानव भ्रूण का रोपण क्या कहलाता है? मतलब कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो हाइड्रा में। जाति का निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जनन। एक ही जनक नए जीव को जन्म देती है ना। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक होता है प्रजनन। मादा युग्मनज तथा पर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? निषेचन।
एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह होता है तो कायांतरण। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है तो 1 होती है। किसमें बाह्य निषेचन होता है तो मेढक में होता है। किसमें? मेढक में। आंतरिक निषेचन होता है किसमें? मादा शरीर के अंदर। कौन विखंडित विधि से जनन करने वाले जंतु नहीं है तो हाइड्रा। मुकुलन द्वारा जनन जिसमें होता है हाइड्रा में। मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? अंडाणु। भ्रूण का निरंतर विकास होता है क्या कहलाता है? गर्भाशय में। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मुर्गी में। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग कितने सप्ताह का समय लगता है तो 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन का। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? यीस्ट में। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन जनन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे लेसन 7 के बारे में, जो किशोरावस्था की ओर की था। क्या है? किशोरावस्था की ओर। हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित कौन सी ग्रंथियां करती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। नालिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि को। लैंगिक हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को। मादा हार्मोन किसे कहते हैं तो एस्ट्रोजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन को। नर हार्मोन किसको कहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। किस हार्मोन में अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है? एस्ट्रोजन। कौन हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में सहायता करता है तो प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन स्रावित होते हैं अंडाशय द्वारा। पुरुषों का वृषण से मुख्यतः कौन हार्मोन स्रावित होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो वसा से। शक्कर ऊर्जा के लिए आवश्यक है तो वसा। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होते हैं? 44 + XX। पुरुषों तथा स्त्री में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? 44 + XY। स्त्री में गुणसूत्र होते हैं 2। पुरुषों में गुणसूत्र होते हैं, एक में X तथा दूसरे में Y होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र होते हैं, 1 होते हैं। शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं, एक में X तथा दूसरे में Y। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में गुणसूत्र होगा और यह मादा होगी तो XX। जीवन की वह अवधि जो शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है क्या कहलाती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाली परिवर्तन किसका संकेत है तो यौवनारंभ का। यौवनारंभ के साथ वृषण पौरुन हार्मोन स्रावित करता है, मतलब होता है, उसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? थायरोक्सिन का। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? दूध, मांस, नट और दाल। यौवनारंभ में वृद्धि का प्रारंभ किसमें होता है? स्वरयंत्र लैरिंक्स में। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है तो आयोडीन की। किसकी? आयोडीन की। लौह प्रचुर खाद्य में से है पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और संतरा, आंवला। हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार का एक भाग है? वृद्धि। संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। कार्बोहाइड्रेट को पर्याप्त मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट का पर्याप्त मात्रा है। आयरन तत्व किसका निर्माण करता है तो रुधिर का। मनुष्य की कोशिका के
केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। अपने आप में संतुलित भोजन कौन सा होता है? दूध। शिशु को किसके दूध से संतुलित भोजन मिलता है? माँ के। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? किशोरावस्था में। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। HIV क्या है? तो वायरस है। HIV क्या है? वायरस है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि किसके द्वारा स्रावित होती है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किशोरावस्था की उम्र होती है कितनी? 11 से 19 वर्ष। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे लेसन बल तथा दाब। क्या है? बल तथा दाब। और संपर्क बल के उदाहरण होते हैं चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण। पाचन क्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है, किस बल का कारण है? पेशीय बल का। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए कौन सा बल का उपयोग करते हैं? पेशीय बल का। बैल, घोड़ा, गधा तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों का करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है? पेशीय बल का। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल होता है, क्या होता है? असंपर्क बल। स्थित वैद्युत बल किसका उदाहरण है? असंपर्क बल का। विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण बल। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा? तो कम होगा। अभिकर्षण का क्या अर्थ होता है? तो अभिकर्षण का अर्थ खींचना होता है। क्या होता है? खींचना। अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है? तो बल लगता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वायु द्वारा लगाया गया बल को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो संवेग में। क्या? किसमें? संवेग में। किसका परिमाण व दिशा दोनों होता है? बल का। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं? तो गुरुत्वा बल कहते हैं। कील की नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है? तो दाब। हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? गुरुत्व बल। बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? परिमाण से। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न करता है? तो घर्षण बल। किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है? तो पेशीय बल लगता है। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल किसके बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया है? तो ऑटो वन गेरिक का। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण होते हैं कुएं से रस्सी द्वारा बाल्टी खींचना, बच्चों द्वारा खिलौना गाड़ी को डोरी से खींचना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे लेसन जो हमारा दिए हुए हैं घर्षण। क्या है? घर्षण। तो हम लोग अब घर्षण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? घर्षण के बारे में। लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। विज्ञान ने गैसों तथा द्रव्यों को क्या नाम दिया है? तो तरल। बॉल बेयरिंग का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है?
छत के पंखों में, साइकिल में, नाभि में और नाभि हब में। हम किसी मशीन के गतिशील पुर्जे के बीच क्या लगाते हैं? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट। गति करने वाली वस्तुओं पर वायु कौन सी बल लगाती है? घर्षण बल। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में। तरल में कौन गति कर सकता है? तो तरल में मछलियाँ और पक्षी गति कर सकता है। जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होती है तो घर्षण कहलाता है स्थैतिक घर्षण। कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है? लोटनिक घर्षण। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति, तरल की आकृति पर। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से क्या उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है? तो ऊष्मा। कौन से वाहनों के टायर खांजेदार होते हैं? तो कारों के, ट्रकों के और बुलडोजर के। कबड्डी वाले खिलाड़ी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने हाथों पर क्या रगड़ते हैं? मिट्टी। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को कहते हैं लोटनिक घर्षण। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण कहते हैं। अधिकांश मशीन में सर्पण को डैश डैश के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो बॉल बेयरिंग के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है? घर्षण बल। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को डैश डैश कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। घर्षण किस कारण से होता है? दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण। टायरों की तिल्लियों को खांचेदार बनाकर घर्षण किया जा सकता है अधिक। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका उपयोग किया जाता है? तो वायु की गद्दी का। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके घर्षण के माप होती है, तो सर्पी। मशीनों में बॉल बेयरिंग लगने पर सर्पी घर्षण बल किस बल में परिवर्तित हो जाता है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है? लोटनिक घर्षण बल। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन होता है ट्राइबोलॉजी। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानेंगे जो है हमारा ध्वनि चैप्टर क्या है, ध्वनि। तो हम लोग अभी साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश डैश अवस्था में होना चाहिए। तो किस अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में। श्रव्य ध्वनि तरंगे मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन लगभग कितने समय तक बनी रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक। ध्वनि तरंगे होती है, कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। चमगादड़ अंधेरे में भोजन खोजने के लिए कौन सी तरंगे उत्सर्जित करता है? पराश्रव्य तरंगे। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक होता है मीटर। कण किसके समान होता है? तो कर्ण किसके समान होता है? तो तनित रबर शीट के समान। किसके समान? तनित रबर और शीट के समान। आवृत्ति ध्वनि की क्या निर्धारित तो करती है? आवृत्ति ध्वनि जो होती है वह क्या निर्धारित करती है? तो तारत्व और तीक्ष्णता। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारत्व कैसा होगा? कम होगा। अंतरकर्ण संकेतों को कहाँ तक भेजता है? मस्तिष्क। ध्वनि करने वाले कंपनों में आयाम किसके समानुपाती होता है? तो ध्वनि की प्रबलता के अनुसार। कान के बाहर भाग की आकृति होती है कीप यानी कि फनल। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? तो संकीर्ण झिर्री। किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं?
जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो अवश्रव्य ध्वनि तरंगे। कुत्ता एवं चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तीव्रता ध्वनि कहते हैं। क्या ध्वनि का वह लक्षण क्या है जिसके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनि के बीच अंतर किया जा सकता है? गुणता। ध्वनि किसमें प्रवेश करती है? तो वह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। उसे क्या कहते हैं? कर्णपटल कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? डेसिबल में। हर्ट्ज आवृत्ति किसके बराबर होता है? 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी? तीखा होगा। कर्णपटल को कौन सा कंपित करते हैं? तो ध्वनि की कंपन। तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग कौन सा है? तो तनित झिल्ली। कौन सी वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कंपायमान वाली वस्तु। एक महिला की ध्वनि किसी पुरुष की अपेक्षा कैसी होती है? तो अधिक तीखी। अप्रिय ध्वनियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? शोर ध्वनि कहते हैं। कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो आयाम। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं? तो पिच कहते हैं। किसी अन्य कमरे की बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश डैश के कारण सुनाई देती है। तो विवर्तन। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के किसके वर्ग के समानुपाती होते हैं? तो आयाम के। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। 332 मीटर प्रति इन्वर्स। 100 डेसिबल की प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारणों के शोर से। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो 60 डेसिबल। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? 1269। लोहा में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 5130। जल में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 1483। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 6420। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे लेसन 11 के बारे में, जो हमारा है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाते हैं किस चीज़ का बना होता है? तो तांबे की प्लेट का। संक्षारण तथा जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है वे विद्युत क्या कहलाते हैं? तो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय प्रभाव। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? खरोंचों का। लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है? तो आसुत जल। किसी चालक विलयन से विद्युत प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया। वायु विद्युत की डैश डैश है तो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है खनिज लवण। कॉपर यानी कि तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित जिस ओर आकर्षित होता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग
डायोड के साथ कितने तार जुड़े होते हैं? तो 2। फिर लाइट के साथ जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स कहते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? तो गैस के। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किसमें नियोजित हो जाती है? तो कॉपर सल्फेट और सल्फेट में। एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? लंबा होता है। स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम इत्यादि पर किसका लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम का। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो चमकदार। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो चमकदार। लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? टीन का। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो धन टर्मिनल को। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी व मोटी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो ऋण टर्मिनल को। किसको? ऋण टर्मिनल को। संयोजन तार किसकी बनी होती है? तो तांबे की। बैटरी किसे कहते हैं? तो बैटरी 2 या अधिक सेलों के संयोजन को कहते हैं। फिलामेंट किसे कहते हैं? तो बल्ब में एक पतले तार को कहते हैं। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा कौन से प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा प्रभाव को सुचालक के प्रतिरोधों से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जूल नियम कहते हैं। कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे लेसन 12 के बारे में, जो हमारा दिए हुए है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है? पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो भूप्रपटी। कौन सा? तो भूप्रपटी। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। भूकंप आने की संभावना कहाँ पर अधिक होती है? जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या अर्जित कर लेता है? तो घर्षण अर्जित कर लेता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है त्वरित। सन 1752 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने ये दर्शाया कि त्वरित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब आप प्लास्टिक की पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को कर लेता है। क्या चीज़? आकर्षित कर लेता है। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े हुए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दानों के बीच होता है। क्या होता है? तो आकर्षण होता है। गुजरात के भुज जिले में बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 26 जनवरी 2001 को। जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो जब प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई
जाती है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप मापी यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। त्वरित झंझावात के समय हमें क्या नहीं छूना चाहिए? तो टेलीफोन, विद्युत तार, धातु के पाइप। त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करनी चाहिए? खुली जगह में घुटने के पास सिमटकर नीचे बैठें। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं जहां प्लेटों को सीमाएं दुर्बल होती हैं और इन दुर्बल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंपीय क्षेत्र, भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कहां पर भूकंप आया था? तो जम्मू कश्मीर के तंग धार में आया था। भूकंप किस कारण आते हैं? तो भूकंप जो है पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोटक के कारण आते हैं। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम कौन से आवेश अर्जित करता है? तो ऋण आवेश। गरज वाले तूफानों के बनते समय निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं ऋणावेश। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा कैसा? 6 ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 एम होगा। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होता है? तो डीसी से, इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R = V/I। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के होते हैं तो क्या होते हैं? वर्ग के समानुपाती होते हैं। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। किसमें धन तथा ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? प्रतिरोधक में। कूलॉम का नियम में के को क्या कहा जाता है? समानुपाती नियतांक। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है, क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? मतलब वह हो जाता है तो ऋणावेशित। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे लेसन 13 के बारे में जो हमारा दिए हुए हैं प्रकाश चैप्टर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्निया। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो बैंगनी। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। परावर्तन का नियम क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी किस तल में होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं। रेटिना किससे बना होता है? तो रेटिना जो होता है अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको किस कारण दिखाई देती है? तो परावर्तित प्रकाश के कारण। नेत्र की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर कब तक बना रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जब सभी समानांतर किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो विसरित परावर्तन कहते हैं। नेत्र की पारदर्शी अग्रभाग को
क्या कहते हैं? तो कॉर्निया स्वच्छ मंडल कहते हैं। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो नियमित परावर्तन कहते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। ब्रेल सिस्टम किससे संबंधित है? तो चक्षुष विकृति युक्ति व्यक्तियों से। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है क्या? तो जरा दृष्टि दोष। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तनांक कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद में। किसमें? मोतियाबिंद में। चम्मच का भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है? तो अवतल दर्पण। चम्मच का बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है? तो उत्तल दर्पण। टॉर्च, कार तथा स्कूटरों के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति होती है तो अवतल होती है। किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है किस लेंस में? तो अवतल लेंस में। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रीक की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। केपलर के किस नियम का संबंधित है? मतलब केपलर के किस नियम से संबंधित है? तो द्वितीय नियम से। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है अभिलंब से दूर और तीव्र गति से। सबसे ज़्यादा घर्षण किसके मध्य होता है? तो ठोस वस्तुओं के मध्य। स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। संबंधित मध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अवतल लेंस की नाभिक की लंबाई कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो फोकस बिंदु पर। किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो क्रांतिक कोण कहलाता है। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किसके कारण टेढ़ी ही दिखाई पड़ती है? तो अपवर्तन के कारण। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। किसमें? विपरीत दिशाओं में।